आज के लेक्चर में हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर की ज़्यादातर चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स की जो बुक है टेलर की उससे ली गई हैं और कुछ चीज़ें थॉर्टन और मैरियन की जो बुक है क्लासिकल डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड सिस्टम्स इससे ली गई हैं। दोनों का ये चैप्टर 6 है। लेक्चर देखने के बाद लाजमी बुक से इसको पढ़िएगा। हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोगों ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी है, जिसमें हमने जो न्यूटन का लॉ है उससे चीज़ों को सॉल्व किया था। वैसे हमने एनर्जी के बारे में भी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन न्यूटन ने कभी अपने वर्क में एनर्जी का तज़किरा नहीं किया। तो जो न्यूटन अप्रोच है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉ है मैकेनिक्स का, जो फंडामेंटल लॉ, वो समेशन F इक्वल्स ma है। अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस की बात करते हैं और आमतौर पर बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसका फॉर एग्जांपल वेट डाउनवर्ड है, अगर ये किसी सरफेस पे है तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है और अगर फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो शायद हम इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे हैं, और फॉर एग्जांपल अगर फ्रिक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें a जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वन डायमेंशन में। फॉर एग्जांपल x की बात करें, इसी तरह y में हो सकता है, z में हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली 3 इक्वेशंस है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करनी होती है। और तो आमतौर पर उसके लिए हम डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। ज्योमेट्री को न्यूटन लॉ में बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत हासिल है और न्यूटन ने ज्योमेट्रिकल आर्गूमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई किया था। तो जो हमारे पास इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने के लिए आपको आम तौर पर इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी गिवन होनी चाहिए और उसकी बेस पे फिर आप पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री मालूम करते हैं। तो मैकेनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टारगेट होता है वो होता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल मालूम करना। उसके लिए हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो जो न्यूटन का लॉ है उसमें अगर फोर्स की बात करें तो कुछ सिचुएशन जो हमने देखी हैं उसमें जो फोर्स है वो कभी कांस्टेंट होती है और कभी टाइम के साथ इस तरह से वेरी करती है कि इसकी एक्सप्रेशन आसानी से हम लिख सकते हैं। लेकिन रियल सिचुएशन में बॉडी के ऊपर फोर्सेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें तो कोलिजन के दौरान फोर्स जो लगती है वो बहुत सारे पार्टिकल्स के दरमियान होती है। और अगर हम इस सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनकी शक्ल बड़ी ख़तरनाक खौफनाक हो जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करें तो वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अब हम एक नई अप्रोच क्लासिकल मैकेनिक्स की देखना चाहेंगे और एक ब्रांच है मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम ज़्यादातर लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की बात करेंगे। लेकिन आपने देखा है कि न्यूटन्स लॉ की बात करें तो उसके लिए आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो है कैलकुलस। इसमें आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना आने चाहिए, आप लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन जो हम नई ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स, उसके लिए हमें कैलकुलस की एक नई ब्रांच की ज़रूरत है जिसको बोलते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। तो इस चैप्टर का नाम कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस है और इसको पढ़ने की रीज़न ये है कि हमें जो अगर लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स पढ़नी है तो उसके लिए जो मैथ्स रिक्वायर्ड है, जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। तो थोड़ी सी कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के बारे में हम बात करें। हालांकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए डेवलप की गई थी ब्रांच, लेकिन ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस में इस्तेमाल होती है। और फिजिक्स में फॉर एग्जांपल अगर हम रिलेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें, क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात करें, इस तरह और ब्रांचेस की बात करें तो इन सब को हम इन टर्म्स ऑफ वेरिएशनल प्रिंसिपल्स लिख सकते हैं। वेरिएशन मेथड्स जो हैं वो इसके लिए डेवलप कर सकते हैं। आगे हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस को यूज़ करके वेरिएशनल प्रिंसिपल्स डेवलप करेंगे और उनको यूज़ करके हम इन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डेवलप कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। क्या न्यूटन लॉ से रिलेटिविटी ड्राइव हो सकती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह ड्राइव हो सकती हैं? नहीं। लेकिन हम देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के ये जो अप्रोच हम पढ़ने जा रहे हैं इसको यूज़ करके हम दूसरी ब्रांचेस को भी डेवलप कर सकते हैं, उनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से हम ऐसी चीज़ देखने जा रहे हैं जो कि इन तमाम ब्रांचेस का भी क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हम बोलते हैं कि ये जो वेरिएशनल प्रिंसिपल्स हैं, इट हैज़ गिवन यूनिटी टू फिजिक्स। यूनिटी का मतलब ये है हमें इन अलग अलग ब्रांचेस को डेवलप करने के लिए अलग अलग फंडामेंटल अजम्पशंस करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स में अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल डेवलप करने जा रहे हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को यूज़ करके, वो इन तमाम
ब्रांचेस के लिए भी फंडामेंटल प्रिंसिपल हो सकता है, तो वो ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है ना, सिर्फ ये फिजिक्स में बहुत यूज़फुल है, बल्कि फिजिक्स के अलावा, मैथमेटिक्स के अलावा जो ब्रांचेज हैं, फॉर में इकोनॉमिक्स हो गई, मेडिसिन हो गई, बायोलॉजी हो गई, और बहुत सारी फील्ड में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को यूज़ करके प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व की जाती हैं। बेसिकली हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्या करते हैं, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये शायद आपको ये बात पूरी समझ में ना आए, बल्कि शायद थोड़ी सी भी समझ में ना आए, लेकिन अभी आप इसको सिर्फ सुन लें, बाद में यही चीज़ें हम करने जा रहे हैं। तो बेसिकली कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम एक क्वांटिटी की बात करते हैं, जिसको हम एक इंटीग्रल के तौर पर लिख सकते हैं, और उस क्वांटिटी की हम ऐसी वैल्यू मालूम करते हैं कि जिससे वो जो इंटीग्रल है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आए। अब इसको एक दफ़ा पढ़ लें, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे। द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग एन एक्सट्रीमम विच कैन बी अ मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेसिबल एज एन इंटीग्रल। तो ये अभी हम पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इसको हम देखते हैं। छोटी सी हिस्ट्री कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के बारे में। तो सबसे पहला कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस को यूज़ करके जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो बर्नौली ने सॉल्व किया, और वो जो प्रॉब्लम था वो ब्रेक-स्टोक्स प्रॉब्लम था। हम भी इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि दो पॉइंट्स के दरमियान कैसा पाथ फॉलो किया जाए कि उस पाथ के लिए टाइम जो है वो मिनिमम हो, टाइम जो है वो शॉर्टेस्ट हो। ये हम देखेंगे आगे। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व किया कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को यूज करके बर्नौली ने, ब्रेक-स्टोक्स का। लेकिन इसके जो जनरल मेथड्स हैं वो डेवलप किए, इसका जो रिगरस मेथड है, इसकी जो रिगरस मैथमेटिक्स है वो डेवलप की आयलर ने। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता है कि कैलकुलस को इन्वेंट करने वाले कौन बाबे थे। एक था न्यूटन और दूसरा था लेबनीज। बर्नौली जो था वो लेबनीज का स्टूडेंट था, और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को जो रिगरस मैथमेटिकल फॉर्म में लाने वाला आयलर जो था वो इस बर्नौली का स्टूडेंट था। और आगे हम देखेंगे कि इस जो आयलर की अप्रोच थी, हम आगे आयलर इक्वेशन डेवलप करेंगे, उसको जब फिजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन आती है आयलर लग्रांज इक्वेशन, और जो लग्रांज था वो आयलर का स्टूडेंट था। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो एक साथ डेवलप नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आगे हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो है फंक्शनल। लेकिन फंक्शनल से पहले आप पुरानी एक चीज़ याद करें, और वो जो चीज़ है वो है हमारे पास फंक्शन। अगर आप फंक्शन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल f(x) = x², तो इसमें हम बोलते हैं कि फंक्शन एक मशीन है जिसको आप एक इनपुट देते हैं और वो एक आउटपुट देती है। डिपेंड करता है कि हमारे पास फंक्शन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो हम ये बोलते हैं कि फंक्शन एक रूल है जिसने 2 को इस 4 के साथ डिज़ाइन किया, 3 को इस 9 के साथ डिज़ाइन किया, एंड सो ऑन। तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम वन नंबर और सेट ऑफ नंबर्स टू अनदर नंबर। एक और फंक्शन कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल x+5। इसमें अगर आप 2 पुट करें तो 2 + 5 क्या होता है 7, 3 पुट करें 3 + 5 क्या होता है 8। तो यहाँ पे 2 मैप हो रहा है 7 पे और 3 मैप हो रहा है 8 पे, तो ये एक अलग मैपिंग है। तो इसमें सेंट्रल आइडिया ये है कि एक नंबर इनपुट पे देते हैं और आपको आउटपुट पे एक नंबर मिलता है। नंबर देते हैं और नंबर आपको वापस मिलता है, डिपेंड करता है कि हमारे पास फंक्शन कैसे। अगर हम फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल होता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, और इसमें आप इनपुट देते हैं कोई एक फंक्शन, इनपुट आप देते हैं कोई एक फंक्शन, और आउटपुट आपको जो मिलता है वो मिलता है नंबर। इनपुट आप देते हैं कोई फंक्शन और आउटपुट आपको मिलता है कोई नंबर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है x², और एक और फंक्शन है j जो डिपेंड करता है f(x) के ऊपर, और वो जो इस तरह से डिफाइन किया गया है f(x³ + 1), यानी कि जैसे ये मैंने आपको दिया कि f(x) x² है, तो इस तरह मैंने आपको ये भी दिया है कि j की वैल्यू f(x) पे डिपेंड करती है, और ये f(x³ + 1) है, ये गिवन है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्या ये एक फंक्शनल है? देखें ना, यहाँ पे j जो है वो एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है और इसकी डेफिनेशन है f(x³ + 1). तो क्या ये एक फंक्शनल है? नो। वाई नो?
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स की जगह रखूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स स्क्वायर है, इसका आ जाएगा क्यूब प्लस 1, 3 2 6, तो ये एक्स 6 प्लस 1 आया। आपने क्या इसको इनपुट दिया? फंक्शन, और आउटपुट क्या मिला? एक्स 6 प्लस 1, ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन दिया और फंक्शन ही आपको मिला। लेकिन फंक्शनल क्या होता है? फंक्शन होता है जिसमें आप इनपुट एक फंक्शन देते हैं और आउटपुट एक नंबर मिलता है। तो अब फंक्शनल के लिए अगर इनपुट फंक्शन दें और आउटपुट नंबर आए, तो वो कौन सी चीज़ है जिसको आप फंक्शन दें और आउटपुट नंबर देते हैं? वो कौन सी चीज़ है जिसको आप इनपुट फंक्शन दें और आउटपुट नंबर दें? तो वो है हमारे पास इंटीग्रल। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जहाँ पर एक फंक्शनल है j ऑफ y ऑफ x, और इसको ये एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, ठीक है। आप इसमें एक नंबर देते हैं, आउटपुट पे नंबर मिलता है। तो अब मैं आपको फंक्शन की एग्जांपल देने वाला हूँ जिसमें आप इनपुट दे रहे हैं, ये एफ एक्स, ये इनपुट है, और इसकी डेफिनेशन है फॉर एग्जाम्पल वाई एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स। ये एक फंक्शन है जिसमें आप इनपुट एफ एक्स दें, वाई एक्स देंगे और आउटपुट पे आपको कोई नंबर मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, वाई एक्स मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और उसके ऊपर है स्क्वायर और साथ में है डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है एक्स क्यूब ओवर 3, अपर लिमिट है पाई और लोअर लिमिट है 0, तो ये आ जाएगा पाई क्यूब ओवर 3 और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये पाई क्यूब ओवर 3 आ गया। तो हाँ, देखें आपने इसको इनपुट में क्या दिया? x, आउटपुट पे आपको क्या मिला? नंबर। तो ये एक इंटीग्रल फंक्शनल है जिसमें आपने इनपुट एक फंक्शन दिया और आउटपुट एक नंबर आया। तो ये जो j ऑफ y ऑफ x है ये फंक्शनल है, लेकिन यहाँ पे ये जो था j ऑफ f ऑफ x ये फंक्शनल नहीं था, क्योंकि इसमें इनपुट तो आप फंक्शन दे रहे हैं लेकिन आउटपुट भी फंक्शन आ रहा है, कोई नंबर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे आप इनपुट क्या दे रहे हैं? एक फंक्शन, और आउटपुट क्या आ रहा है? एक नंबर। तो j ऑफ y ऑफ x इज अ फंक्शनल। j कोई भी एक एग्जांपल है, इसकी जगह आप g लिखते हैं, कुछ भी लिख दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस y(x) ये आ गया sin x, तो अगर यहाँ पे sin x j ऑफ y ऑफ x ये आ गया sin x इज इक्वल टू हमारे पास ये है 0 to पाई y ऑफ x, इससे आ गया sin x, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, ये आ गया dx। अब साइन स्क्वायर अगर आ जाए तो शायद आप लोगों ने पढ़ा है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। अब ये जो 1/2 है, ये नंबर है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से पाई, और ये dx को 1 से मल्टीप्लाई करें dx आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 1/2 ओवर कर देते हैं, और ये आ जाएगा cos 2x dx। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हाफ, और dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, cos 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0। अब x का पाई पुट करें तो ये आ जाएगा पाई, x का 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 0, और ओवरऑल आ जाएगा पाई ओवर 2। अब x का पाई पुट करें तो sin 2 पाई 0 होता है, x का 0 पुट करें तो sin 0 भी 0 होता है, तो ये चीज़ 0 आ गई। तो आपने यहाँ इनपुट दिया sin x और आउटपुट आपको क्या मिला? पाई बाई 2 विच इज़ अ नंबर। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे इनपुट एक फंक्शन दिया और आउटपुट आपको नंबर मिला, इसका मतलब है कि ये एक फंक्शनल है। तो आपने क्या देखा कि अगर हम फंक्शन दें और आउटपुट में आपको नंबर चाहिए तो उसके लिए हम आम तौर पर यूज़ करते हैं इंटीग्रल। तो आम तौर पर जब भी आपको कहीं फंक्शनल नज़र आएगा तो वहाँ पे आपको इंटीग्रल भी नज़र आएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रल में अगर आप इनपुट फंक्शन दें और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट वाला, तो आउटपुट में आपको एक नंबर मिलता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की, एक तरह की डेफिनेशन की। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन ये है कि ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसका मकसद क्या है कि एक पाथ मालूम करना या कर्व मालूम करना या सरफेस में मालूम करना, किस तरह का कर्व या पाथ या सरफेस जिस
ऐसा पाथ या कर्व या सरफेस फॉर विच गिवन फंक्शन हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। तो स्टेशनरी वैल्यूज को मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कैलकुलस में कि स्टेशनरी वैल्यू की 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, मैक्सिमम या मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर बातें हैं, लेकिन ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम एक सा पाथ मालूम करेंगे या कर्व मालूम करेंगे या सरफेस मालूम करेंगे जिसके लिए किसी फंक्शन की स्टेशनरी वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है ये मैं आगे बताऊंगा। मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है? मैथमेटिकली इसका मतलब है कि दिस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ये इंटीग्रल है, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल हो सकता है, और एफ जो डिपेंड करता है y पे, y प्राइम पे, x पे। y यहाँ पर जो है ये फंक्शन है, y प्राइम यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे हम y को, y प्राइम को और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर ट्रीट करेंगे। हालांकि y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, y प्राइम की वैल्यू भी x पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे हम इनको इंडिपेंडेंट ट्रीट करेंगे। तो ये कहाँ से आया, तो इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल एक फंक्शन होगा जो कि इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होगा। इसका हम इंटीग्रल मालूम करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आमतौर पर ये y चाहिए होगा। तो अभी फिलहाल ये आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आया। तो आगे मैं जब इसको सेटअप करूँगा तो फिर आपको वहाँ पे क्लियरली डिफाइन होगा। तो अगर हम बात करें स्टेशनरी वैल्यूज़ की, तो आप लोगों ने एलिमेंट्री कैलकुलस जो आपने FSC में कैलकुलस पढ़ा था, वहाँ पे आप लोगों ने फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ मालूम की थी। और यहाँ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में भी कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो हम इनको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड। तो फॉर एग्जांपल आपने एलिमेंट्री कैलकुलस में देखा था कि आपको कोई फंक्शन गिवन होता था, फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शन। यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको एक फंक्शनल गिवन होगा। तो फॉर एग्जांपल i किस पे डिपेंड कर रहा है, y ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि आप y ऑफ x को चेंज करेंगे तो i की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये आपको गिवन होगा या आपने इसको खुद डेवलप करना होगा, ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आपको fx गिवन होता था और यहाँ पे आपको एक फंक्शनल गिवन होगा। अब टास्क क्या होता था वहाँ पे कि स्टेशनरी पॉइंट्स मालूम करना। उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे और उसको क्या करते थे, 0 के इक्वल पुट करते थे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने, x4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x3, 2x² का डेरिवेटिव क्या होगा 4x, 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। और हम क्या करते थे, इस फंक्शन को 0 के इक्वल, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इसको 0 के इक्वल रखते थे। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं तो ये आ जाएगा 4x³ माइनस 4x इक्वल 0। 4x कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 वहाँ जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा x इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है और x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ करें तो आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, जिसका मतलब है x प्लस 1 भी 0 के इक्वल हो सकता है और x माइनस 1 भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कौन कौन से, x पे 0 आ सकता है, एक x इक्वल टू 0 पे 0 आ सकता है, प्लस 1 पे 0 आ सकता है और माइनस 1 पे 0 आ सकता है। ये 3 वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। इन 3 पॉइंट्स को हम बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, तो ये तो आ गया एलिमेंट्री कैलकुलस की बात। यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम स्टेशनरी पॉइंट्स मालूम करते थे, यहाँ पे हम स्टेशनरी फंक्शंस मालूम करेंगे, यानी yx मालूम करेंगे। और उन yx को कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या सॉल्व करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सॉल्व करते थे, जो कि ये मैंने सॉल्व किया है। हमारे पास ये x की वैल्यूज आई हैं, ये जो x की वैल्यूज हैं ये कहलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। तो इस फंक्शनल की हमें स्टेशनरी फंक्शंस मालूम करने हैं, यानी yx मालूम करने हैं, और उसके लिए हम आयलर-लाग्रांज इक्वेशन जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो हम लोगों ने x की वैल्यूज मालूम की हैं, ये इस फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू देंगे या मिनिमम वैल्यू देंगे, और तीसरी भी एक पॉसिबिलिटी। ये जो हमारे पास yx जो यहाँ पे आयलर-लाग्रांज इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, ये इस फंक्शनल को या तो मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा। एक और भी पॉसिबिलिटी है जिसकी बात नहीं करेंगे फिलहाल हम। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू
इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगी, यहाँ पर ये फंक्शन इस फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज करेगा यानी मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा। अब वो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, उसके लिए अगर आप याद करें तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो सकता था या कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती थी। यानी कि जैसे ये 3 वैल्यूज आई हैं x की, तो इसमें से कौन सी वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, उसके लिए आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर इस आयलर लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो yx आएगा, वो फंक्शनल को मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा। क्या मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा, उसके लिए आपको यहाँ की तरह फर्दर टेस्टिंग की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में मैंने प्लॉट किया x4 - 2x² + 3, जो कि ये वाली इक्वेशन है। x4 - 2x² + 3 ये वाली इक्वेशन जब ये मैंने यहाँ प्लॉट की तो अब आप देखिए यहाँ पे फंक्शन की इस विसिनिटी में मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये क्या है -1। 0 पे क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इस 1 पे क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो ये x = -1, 0 और 1 ये 3 पॉइंट्स हैं जहां पर अगर मैं इसके यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करूं तो वो 0 आएगा, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करूं 0 आएगा, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करूं तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखने का क्या मतलब है कि वो पॉइंट्स आप मालूम कर रहे हैं यहाँ पे स्लोप 0 आएगा, लेकिन स्लोप कहाँ 0 आएगा, जहाँ पे फंक्शन टर्न करेगा। टर्निंग कहाँ पे होगी, या तो मिनिमम पॉइंट पे होगी या मैक्सिमम पॉइंट पे होगी। लेकिन आप देखें जब मैंने प्लॉट किया तो मुझे मैक्सिमम तो मिनिमम नजर आ रहा है, लेकिन आप ग्राफ को हर जगह प्लॉट नहीं कर सकते, तो आप लोग बगैर प्लॉट किए सेकंड डेरिवेटिव को फॉर एग्जांपल यूज करके ये मालूम कर सकते हैं कि कहाँ फंक्शन मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। इस तरह यहाँ पे हम लोग जब y-x मालूम करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके उस y-x पे इस फंक्शनल की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी वो हम डायरेक्ट से नहीं बता सकेंगे। उसके लिए हमें टेस्टिंग की, उसके लिए हमें मजीद कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था। तो हम बगैर प्लॉट किए, ग्राफ को बगैर प्लॉट किए सेकंड डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल यूज करके ये मालूम कर सकते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। यहाँ पे भी ऐसी टेस्टिंग मौजूद है, ये बताएगा कि y-x जो हमने मालूम किया है क्या वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शनल को शो कर रहा है या मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शनल को शो कर रहा है। तो सेंट्रल आइडिया ये हुआ कि यहाँ पे हमें फंक्शनल गिवन होगा और हमें वो y मालूम करना होगा जो इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को मालूम करे, और उसके लिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी जो कि आयलर लैग्रांज इक्वेशन होगी, और वो क्या है ये हम आज ही डेवलप करेंगे। तो आपने यहाँ देखा कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हमें इस तरह के इंटीग्रल के लिए वो y मालूम करना है जो इस फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर दे। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए एक वर्ड यूज करूंगा, एक्सट्रीमाइज। ज़्यादातर जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हमें मिनिमम पाथ मालूम करना होगा, इसलिए मैं मिनिमम की बात भी बाज़ औक़ात करूंगा, लेकिन जो सही वर्ड है वो है एक्सट्रीमम। ये अब कहाँ से आया, तो मैंने कहा था कि ये सेटअप करना पड़ता है आमतौर पर, या तो दिया होता है या इसको खुद डेवलप करना होता है। तो कैसे डेवलप करना होता है उसके लिए हम 2 एग्जांपल देखते हैं। तो पहले एग्जांपल है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ, और दूसरी एग्जांपल है फरमास प्रिंसिपल, और ये मैं आगे देखूंगा। तो पहला अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बगैर सोचे बोलोगे स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्फेयर पर रहते हुए इन 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, अगर ये अर्थ का एक प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ जाओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करो, तो वो ये होगा जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लेकिन अगर हम एक प्लेन की बात करें, प्लेन में 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो वाकई में एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं अगर बोलूँ कि इसको प्रूव करो, तो आज तक आपने कोई इसका प्रूव नहीं देखा होगा, क्योंकि आप लोगों ने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन नहीं पढ़ी। तो हम आगे देखेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और उसके लिए हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को यूज करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है। ओके, हम एक प्लेन में 2 पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि 1 और 2 के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो पाथ कुछ इस तरह का है।
इस पाथ का कोई नाम है, फॉर एग्जांपल y ऑफ x, क्योंकि आपको पता है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो जैसे जैसे x चेंज हो रहा है तो y चेंज हो रहा है, तो ये पाथ एक फंक्शन है। अब हमें ऐसा y x मालूम करना है जो इन दो पॉइंट्स यानी 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पाथ का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक टुकड़ा कंसीडर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो एलिमेंट जो है वो ये वाला एलिमेंट है, और इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो ds है। अब ds किसके इक्वल है हमें डायरेक्ट से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि इस ds को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले छोटे से एलिमेंट को बात करूँगी ये dx है, और इस वाले छोटे से एलिमेंट की बात करूँगी ये dy है। अगर मैं इसको बड़ा करके देखना चाहूँ तो ये हमारे पास ds है, इसको मैंने बड़ा करके देखा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये dx है, और ये वाला जो पार्ट है इन्फिनिटेसिमल ये dy है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज ds, तो आप बोलेंगे वेरी इजी बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये ds हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर dx बेस है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास dy है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये आ जाएगा dx स्क्वायर्ड प्लस dy स्क्वायर्ड। ये हमारे पास छोटी सी लेंथ एलिमेंट आ गई। अब अगर मैं टोटल लेंथ की बात करना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक, तो उसके लिए फिर अगला एक छोटा सा एलिमेंट होगा ds, फिर अगला छोटा सा एलिमेंट होगा ds, फिर छोटा सा एलिमेंट होगा ds। इन सारे ds को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। लेकिन ये जो ds है ये एक इन्फिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट है, बहुत चुन्ना मुन्ना सा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब मैं सारे लेंथ एलिमेंट्स को ऐड करूँगा तो वो आएगा इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 ऑफ ds। तो ds यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, और इन सब को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। नाउ व्हाट इज ds, तो ds अभी हमने देखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो अब अगर मैं dy को देखना चाहूँगी dy किसके इक्वल है, तो हमें पता है कि dy को मैं लिख सकता हूँ dy dx। अगर हम सादा ज़बान में बात करें तो ये dx और ये dx कैंसिल आउट हो गया, बाकी dy रह गया जो कि ये है। अब dy dx क्या होता है, dy dx होता है y प्राइम x, यानी कि ये y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, और y जो है वो x पे डिपेंड करता है। तो dy की जगह हम कहते हैं y प्राइम x dx। तो ये जो हमारे पास dy है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ तो ये हमारे पास जो इंटीग्रल है 1 से लेकर 2 तक, और ये जो हमारे पास है dx स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास है dy स्क्वायर। तो dy स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा y प्राइम x dx, और इसके ऊपर आ रहा है हमारे पास स्क्वायर। इसके बाद आप देखें यहाँ पे भी dx स्क्वायर है, यहाँ पे भी dx स्क्वायर है, तो dx स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 1 प्लस y प्राइम x, और इसके ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास dx स्क्वायर। अब आप क्या करें, स्क्वायर रूट इस वैल्यू और इस वैल्यू के ऊपर अलग अलग दें, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 1 प्लस y प्राइम x, और इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, और ये dx का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा l इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ l इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है l इक्वल्स x1 इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर dx, ये इस शक्ल में इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 f ऑफ y प्राइम x, यानी कि ये जो हमारे पास चीज़ है ये f है y प्राइम x। अब याद करें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का बेसिक टास्क क्या था कि हमारे पास एक इंटीग्रल है फ्रॉम x1 टू x2 ऑफ द फंक्शन f ऑफ y प्राइम x dx। वन डायमेंशनल केस हम पढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो सिर्फ y प्राइम पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअली y और इंडिविजुअली x नज़र नहीं आ रहा। तो ये खास केस हो सकता है, लेकिन जनरली f फंक्शन की जो वैल्यू है y प्राइम और x पे डिपेंड करती है। अब हमारा टास्क ये है कि इसको सॉल्व करें, ये हमारा f है, इसको सॉल्व करें इस तरह से कि y आ जाए हमारे पास, यानी हमारा टास्क है वो y मालूम करना
इस इंटीग्रल में ये जो हमने इंटीग्रल निकाला है इसमें वो y मालूम करना जो कि इस लेंथ को एक्सट्रीमाइज कर दे, इस केस में मिनिमाइज कर दे। उसके लिए हमें मैथमेटिकल मशीनरी की ज़रूरत है और वो हम आगे डेवलप करेंगे। फिलहाल मैं इस प्रॉब्लम में आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये f ऑफ y, y प्राइम x ये हम डेवलप कैसे करते हैं। तो ये हमने प्रॉब्लम सेटअप की है। अब हम इसके साथ आगे मैथमेटिकल मस्तियाँ करेंगे जिसमें हम ये मालूम करेंगे कि वो क्या मेथड है जिसको हम यूज़ करें कि उससे हम y मालूम कर लें जो कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताए। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं यहीं पर रुकता हूँ और दूसरे प्रॉब्लम को देखता हूँ और वो है हमारे पास फरमास प्रिंसिपल। और वो ये है कि लाइट ट्रेवल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग द पाथ दैट रिक्वायर्स द लीस्ट टाइम एज कंपेयर टू अदर नियर बाय पाथ्स। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है 1 और ये दूसरा पॉइंट है 2 और ये एक ही मीडियम में है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान लाइट ऐसा पाथ ट्रेवल करेगी जिसके लिए टाइम कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ये वाला पाथ क्यों नहीं फॉलो हो रहा तो इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा। ये वाला पाथ क्यों नहीं फॉलो हो रहा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई दूसरा पाथ, तीसरा पाथ है, क्योंकि इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक मीडियम हो तो लाइट स्ट्रेट लाइन में अगर डिस्टेंस कवर करेगी तो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड मिनिमम होगा। लेकिन अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में फॉर एग्जांपल अगर एक ग्लास स्लैब आ जाए या कोई और दूसरा मीडियम आ जाए तो आपने पढ़ा है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है और इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। तो ग्लास में जो स्पीड है वो एयर के मुकाबले में कम होती है। तो अगर ये वो जो लाइट है वो यहाँ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर करती तो उसको ग्लास में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस केस में क्या होता, उस केस में लाइट को इस मीडियम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता और मीडियम में लाइट क्या हो जाती है, स्लो। उसकी वजह से क्या होता, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता। तो लाइट अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती है कि मीडियम में उसको कम से कम डिस्टेंस कवर करना पड़े क्योंकि यहाँ पे स्लो होती है। तो लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फॉलो नहीं करती। अकॉर्डिंग टू फरमास प्रिंसिपल लाइट ऐसा पाथ फॉलो करेगी जिसके लिए कम से कम टाइम चाहिए होगा बाकी पाथ के मुकाबले में। तो लाइट ये स्ट्रेट लाइन सिराते मुस्तकीम में क्यों नहीं चलती अगर बीच में मीडियम आ जाए, क्योंकि उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके लिए लाइट को इस मीडियम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, लाइट अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो इस स्लो स्पीड के साथ उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन इसके मुकाबले में ये वाला जो पाथ है वो कम है इस मीडियम में, तो इस पाथ को कवर करने के लिए उसको टाइम क्या होगा, इस पाथ के मुकाबले में कम चाहिए होगा। तो ये फरमास प्रिंसिपल है और इसको यूज़ करके हम ये पाथ डिटरमिन कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर ये प्रॉब्लम सेटअप करना हो, इसको कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो उसके लिए आप याद करें कि किसी भी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर मैं क्या करूँ, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करूँ और एक छोटे से इंटरवल के लिए जो टाइम है वो dt है और इससे मैं सब पूरे पाथ के लिए dt कैलकुलेट करूँ तो जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा, dt होगा फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 और इस टोटल टाइम को मैं टाउ का नाम देता हूँ। अब आपने ये पढ़ा है कि s इज इक्वल टू vt होता है तो t इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो अब अगर हम बात करें छोटे से टाइम के लिए डिस्टेंस की, तो छोटे से टाइम का जो डिस्टेंस होगा वो होगा ds और डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो अगर हम dt की जगह सब्सटीट्यूट करें ये ds ओवर v, ये आ जाएगा ds ओवर v। ये फॉर्मूला हमारे पास n इज इक्वल टू c ओवर v और n को रिप्लेस करें तो v हो जाएगा c ओवर n। तो इस v की जगह आ जाएगा c ओवर n और n जो है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 n ओवर c ds। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1 टू 2 और n ही रहने दे और ds जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर्ड dx। तो ये ds की जगह आ गया, ऊपर आप देख लीजिएगा और n ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। आमतौर पर पूरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, हर जगह एक जैसा रहता है।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हर डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग हो। ऐसे भी मटेरियल मार्केट में पाए जाते हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो सकता है। तो अब आप इसको देखें कि हम लोगों ने टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, तो वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। दिस इज एफ ऑफ वाई वाई प्राइम एक्स। अब आप याद करें कि हमारे पास कैलकुलेशन वेरिएशन का प्रॉब्लम क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। इस केस में हमारे पास f ऑफ y y प्राइम x। आप याद करें कि कैलकुलेशन वेरिएशन का बेसिक प्रॉब्लम क्या था, वो पाथ मालूम करना जो कि इस इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज कर दे, वो y मालूम करना जो इस इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज कर दे। तो ये वो फंक्शन है, ये जो पूरी चीज है ये वो फंक्शन है। तो ये हमारे पास वो फंक्शनल फॉर्म डेवलप हो गई। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पूरे मीडियम में कांस्टेंट है तो n बाहर आ जाएगा। जब n बाहर आ जाएगा तो खाली रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। आपको ये पता है कि एक मीडियम में लाइट एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। तो अगर यहाँ से n एक्स वाई बाहर आ जाएगा तो सिंपली वही पहले वाला प्रॉब्लम आ गया जो कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था, जिसमें हमारे पास इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर था। तो ये वही प्रॉब्लम बन गया क्योंकि एक मीडियम में लाइट एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर करती है। तो ये जो हमारे पास है ये एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम एक्स है, और वो वाई मालूम करना है जो इस पूरे फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर दे। और अगर एक मीडियम होगा, ये एन एक्स वाई बाहर आ जाएगा, तो ये पहले वाला प्रॉब्लम ही बन गया। तो हम जब y मालूम करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन ही देगा। लेकिन वो y कैसे मालूम करें, तो उसके लिए हमें जो मशीनरी चाहिए वो हम आगे डेवलप करेंगे। हम कैलकुलेशन वेरिएशंस पढ़ रहे हैं, अब थोड़ी सी बात वेरिएशन प्रिंसिपल्स के बारे में कर लें। अभी हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम्स देखे हैं, इस तरह के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमें देखने पड़ेंगे। तो उसकी जो जनरल मेथड है वो जो मैंने बताया उसको यहाँ पे समराइज किया गया है, इसको आप पढ़िएगा। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने 2 पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस को मालूम किया या 2 पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम टाइम को मालूम किया। तो वो मेथड जो इस पाथ को मालूम करवाते हैं उन मेथड्स को बोलते हैं वेरिएशनल मेथड्स। और जो प्रिंसिपल जैसे कि फरमास प्रिंसिपल है जो बताता है कि लाइट 2 पॉइंट्स के दरमियान ऐसा पाथ फॉलो करती है जिसके लिए टाइम रिक्वायर्ड मिनिमम होता है, ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं इनको बोलते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जांपल फरमास प्रिंसिपल एक वेरिएशनल प्रिंसिपल है, टी यहाँ पे साइलेंट है, तो फरमास प्रिंसिपल यहाँ पे एक वेरिएशनल प्रिंसिपल है। ओके, तो हमारा टास्क ये है कि वो y मालूम करना जो कि हमारे इस इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज कर दे, खास तौर पर मिनिमाइज कर दे। तो वो y कैसे मालूम होगा, तो पहले मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं आयलर लग्रांज इक्वेशन, या खाली मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा आयलर इक्वेशन। तो वो जो आयलर इक्वेशन या आयलर लग्रांज इक्वेशन है वो क्या है, अब हमारा टास्क है उस इक्वेशन को डेवलप करना। ओके, अब हम इक्वेशन पढ़ने लगे हैं आयलर लग्रांज इक्वेशन, जिसको मैं आयलर इक्वेशन भी कहूँगा। और ये आज के हमारे लेक्चर का बेसिक टास्क है, और अब तक हमने जो चीज़ें की हैं वो बेसिकली इस इक्वेशन को डेवलप करने के लिए डेवलप की हैं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे होंगे, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की जो डेरिवेशन करेंगे वो करेंगे फॉर फंक्शनल्स दैट डिपेंड ऑन फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ पे हमारा फंक्शनल है, आपको पता है कि फंक्शनल क्या होता है, एक ऐसी चीज़ है जिसको इनपुट में फंक्शन देते हैं और आउटपुट पे नंबर मिलता है। फिलहाल हम जो फंक्शन इनपुट पे देंगे वो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल होगा। 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। तो फिलहाल हमारा जो टास्क है वो है डेवलप करना आयलर लग्रांज इक्वेशन फॉर फंक्शनल्स दैट डिपेंड ऑन फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल। ओके, अब हमारा टास्क है टू फाइंड एन एक्सट्रीमम, जो कि मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो हम पढ़ रहे होंगे उसमें हम मिनिमम को कंसिडर करेंगे। तो क्या मालूम करना, मिनिमम मालूम करना। किसके लिए, फॉर एज येट अननोन कर्व, किसी कर्व के लिए, और कर्व क्या था, फॉर एग्जाम्पल y ऑफ x, इसके लिए। तो हमारा टास्क है मालूम करना एक मिनिमम
किसके लिए, एक फंक्शन के लिए ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 सेटिस्फाइंग द इंटीग्रल रिलेशन, ये वाला जो हमारा इंटीग्रल रिलेशन है जिसको हम s से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो हमारा टास्क जो है वो है कि वो yx मालूम करना जो इस फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर दे यानी मिनिमाइज कर दे। वो जो पाथ है yx वो 2 पॉइंट्स के दरमियान होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है कि ये इनिशियल पॉइंट है x1 y1 और ये फाइनल पॉइंट है x2 y2। 2 पॉइंट्स के दरमियान ऐसा फंक्शन मालूम करना है जो इस फंक्शनल को मिनिमाइज कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट्स हैं यानी x1 और x2 ये फिक्स होना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर ये फिक्स ना हो तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी बदल जाएगी। इफ़ लिमिट्स आर अलाउड टू वेरी, यानी लिमिट्स भी अगर हम कहें कि चेंज हो सकती हैं, लिमिट्स को फिक्स ना करें, तो फिर क्या होगा, देन इन एडिशन टू yx वी नीड टू डिटरमिन x1 एंड x2 सच दैट s इज एन एक्सट्रीमम। हमें x1 और x2 भी मालूम करना पड़ेगा, y भी मालूम करना पड़ेगा, सच दैट कि हमारे पास इस इंटीग्रल की एक्सट्रीमम वैल्यू आ जाए, यानी कि हमारे केस के लिहाज से मिनिमम वैल्यू आ जाए। तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे केस में x1 और x2 यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड हैं और हमें वो yx मालूम करना है जिसको हम यहाँ पे पुट करें और इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करें तो उसके लिए s की मिनिमम वैल्यू आए। थोड़ी सी इसके बारे में एक दो और बातें कर लें। फॉर एग्जांपल हम 3 पाथ कंसीडर करते हैं, एक ये वाला पाथ हो गया, एक ये वाला पाथ हो गया, इसको बोल देता हूँ y1, इसको बोल देता हूँ y2 और इस वाले पॉइंट को बोल देता हूँ y3। आपको याद है कि फंक्शनल को कैलकुलेट करने के लिए, इस तरह के फंक्शनल को कैलकुलेट करने के लिए आपको फंक्शन इनपुट के तौर पर देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे y1 पुट करूँ तो y1 पुट करने पर आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल 7, ऐसी कोई नंबर आता है तो झूठ मूठ में ये नंबर आ गया 7। y2 पुट करने पर फॉर एग्जांपल आ रहा है नंबर 7.9 और y3 पुट करने पर फॉर एग्जांपल नंबर आ रहा है 10। इन तीनों में से कौन सा फंक्शन है जहां पर इस फंक्शनल की वैल्यू कम आ रही है, 7 आ रही है? इसका कितने पाथ्स हैं जो इस पॉइंट 1 और 2 को इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं? तो जाहिर है इनफिनाइट पाथ्स हैं। अब उन हर पाथ को अगर कंसिडर करें और हर एक के लिए कैलकुलेशन करना शुरू कर दें कि भाई कौन से वाले पाथ के लिए वैल्यू मिनिमम आएगी, तो ये तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो हम एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि आयलर लग्रांज इक्वेशन है, जो कि ये काम ऑटोमेटिकली कर देगी, सिस्टमेटिकली कर देगी। तो yx को जब हम यहाँ पुट करेंगे इस इंटीग्रल में तो जो s की वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। तो वो इक्वेशन हम डेवलप करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं आयलर लग्रांज इक्वेशन। उसके लिए अगर एक दो पॉइंट्स पहले यहाँ पे पढ़ लें कि जो हमारा yx है और y'(x) है ये दोनों x पे डिपेंड करते हैं। तो ओवरऑल वैसे तो ये फंक्शन 3 चीज़ों का फंक्शन है, yx का, y'(x) का और x का, लेकिन क्योंकि y'(x) और yx दोनों x पे डिपेंड करते हैं तो द इंटीग्रेंड, ये जो है ये चीज़ इंटीग्रेंड कैन बी रिड्यूस्ड टू अ फंक्शन ऑफ जस्ट 1 वेरिएबल। तो ये हम देखेंगे कि सिर्फ एक वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा होगा। तो हमारा टास्क है 2 पॉइंट्स के दरमियान एक कर्व मालूम करना और उस कर्व का नाम है ये yx, स्मॉल y, याद रखिएगा। लेकिन वो क्या है यही हमें मालूम करना है। तो उसके लिए जो तरीका है, जो मेथड है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एक और फंक्शन कंसीडर करते हैं और वो जो फंक्शन है वो है फॉर एग्जांपल कैपिटल y ऑफ x। और हम ये कहते हैं कि ये जो कैपिटल y ऑफ x है ये रॉन्ग पाथ है, असली नहीं है, वो नकली रास्ता है। और ये जो है ये सीधा रास्ता है, ये वो रास्ता है जिसकी हमें तलाश है, ये हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन उसके लिए हम एक रॉन्ग पाथ कंसीडर करते हैं। और जो इन दोनों का डिफरेंस है यानी yx और yx में कैपिटल Y वो पाथ है जो कि गलत है और स्मॉल y वो पाथ है जो कि सही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है और यहाँ x, यहाँ डिफरेंस कम है, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस और ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस कम हो गया, यहाँ पे डिफरेंस और कम हो गया। जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिफरेंस चेंज हो रहा है। तो वो जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो भी x पे डिपेंड करता है और उसका नाम देते हैं एटा। ये जो एटा है ये ग्रीक वर्ड, ये जो एटा ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो yx इक्वल हो जाएगा स्मॉल y, यहाँ प्लस माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा yx प्लस एटा x। तो ये जो रॉन्ग पाथ है वो इन दो फंक्शंस का सम है, जिसमें हमारे पास ये वाला जो पाथ है ये राइट पाथ है और ये वाला जो पाथ है एटा x ये इस रॉन्ग पाथ और राइट पाथ का डिफरेंस है।
और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कैपिटल Y आएगा। तो अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए इसका मतलब क्या है, तो हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि जो स्मॉल y है, जो असल रास्ता है वो x है, और जो एटा x है जो इसमें ऐड हो रहा है वो साइन x है। तो अब मैं इन दोनों को ऐड करूं, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल Y होता है वो इसका यानी स्मॉल y का और एटा का सम होता है, तो x प्लस साइन x है। तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम एक ग्राफ देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है y इज इक्वल टू x। तो आप लोगों को पता है कि y इज इक्वल टू x एक ग्राफ है जिसमें अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, और अगर x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे y की वैल्यू भी 4 है। तो ये y इज इक्वल टू x एक ग्राफ है स्मॉल y, और एटा की जगह यहाँ पे मैं इस ग्राफ में एटा ही लिख सकता हूँ, तो मैं n लिख रहा हूँ, तो ये इसको एटा ही पढ़े आप, ये साइन x है। तो खाली साइन x अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गया साइन x। थोड़ा सा अगर हम उसको बड़ा करके देखें तो ये हमारे पास है साइन x। तो साइन x का ग्राफ आप लोगों ने देखा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। तो ये x है और ये साइन x है, इन दोनों को ऐड करूंगा। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है पर्पल कर्व, ये है हमारे पास x प्लस साइन x। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ 1.5, तो यहाँ साइन की वैल्यू आ रही है 1, और इस 1.5 पे जो इस x की वैल्यू आ रही है 1.5 की। तो इस x पर जब साइन x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1.5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 1 2.5। तो इस 1.5 पे आप देखें x और साइन x ऐड हुआ तो ये 2.5 आ रहा है। इस तरह यहाँ पे जो x है, इस पर जो x और साइन x ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, सारी वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो रही। तो अगर मैं yx को और sin x को गायब करूं, तो ये जो हमारे पास कर्व है x प्लस साइन x, ये कैपिटल Y है, ये रॉन्ग पाथ है। और राइट पाथ कौन सा है, y इज इक्वल टू x। ये वाला जो ब्लैक वाला पाथ है ये राइट पाथ है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों को माइनस करें तो ये जो हमारे पास है साइन x, वो इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये मतलब है ये जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो y स्मॉल y राइट पाथ है जो कि हमें मालूम करना है, और कैपिटल Y रॉन्ग पाथ है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस आयलर लैग्रांज इक्वेशन को डेवलप करने के लिए ये एक तरीका है जो कि हम यूज कर रहे हैं, जो कि आयलर ने ज़ाहिर ड्राइव किया था। ओके, तो यहाँ पे ये डायग्राम जो बुक में भी, टेलर वाली बुक में आपको नजर आएगी, तो ये स्मॉल y राइट पाथ है और ये वाला जो पाथ है वो कैपिटल Y वो रॉन्ग पाथ है, और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो एटा x है। और उसमें एक कंडीशन ये है कि जो एंड पॉइंट्स हैं 1 और 2, वहाँ पर राइट पाथ और रॉन्ग पाथ को मैच करना चाहिए। तो उसके लिए जो एटा x है इन एंड पॉइंट्स पे वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये फॉर एग्जांपल इनिशियल पॉइंट है 0, और ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट समथिंग। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आया। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 है, यहाँ पर साइन की वैल्यू 0, और साइन हमारा क्या था, एटा था। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एंड पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा एंड पॉइंट, ये आप नजर आ रही है हमारे पास 2 पाई साइन 2 पाई 0 होता है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पे साइन की वैल्यू 0 है। तो इस पॉइंट पर ये जो हमारे पास कैपिटल Y है, ये जो हमारे पास पर्पल वाला ग्राफ है, ये कैपिटल Y है, और यहाँ पे जो कैपिटल Y है वो इस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट के साथ मैच कर रहा है। ये 2 पाई आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको मैच कर रहा है, ये 0 0 पे मैच कर रहा है। तो ये हमारी कंडीशन है कि एंड पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान मैं एक स्मॉल y मालूम करना चाह रहा हूँ, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान तो हमारा कैपिटल Y कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन एंड पॉइंट्स पर कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y के साथ मैच करनी चाहिए। ये कंडीशन है, और इसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। इन पॉइंट्स पर जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए, और डिफरेंस क्या था, एटा था। तो इन एंड पॉइंट्स पर यानी कि x1 पर एटा को 0 होना चाहिए और x2 पर एटा को 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि हम जिन दो पॉइंट्स के दरमियान एक्सट्रीमम पाथ मालूम करना चाह रहे हैं, उन दो पॉइंट्स पर एटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, इसके बगैर डेरिवेशन नहीं होगी। ओके, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस राइट पाथ और रॉन्ग पाथ के दरमियान कितना डिफरेंस होगा। तो उस डिफरेंस यानी कि अगर हम रॉन्ग पाथ को डिफाइन कर रहे हैं, तो रॉन्ग पाथ कितना रॉन्ग हो सकता है, वो ओरिजिनल पाथ से कितना दूर हो सकता है। तो उसके लिए हम इसको लिखते हैं इस इक्वेशन की शक्ल में, yx इज इक्वल टू स्मॉल y प्लस अल्फा एटा x। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये अल्फा बीच में कहाँ से आ गया।
तो अल्फ़ा के लिए हम लोग जो है अगेन वही डायग्राम देखते हैं जिसकी हमने यहाँ पे बात की है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से गायब और इसको लेके आता हूँ y कैपिटल Y इज इक्वल टू x प्लस अल्फ़ा की जगह यहाँ पे मैं a यूज़ कर रहा हूँ साइन x, और हमारे पास यहाँ पे ये वही वाली चीज़ आ गई क्योंकि मैंने यहाँ फिलहाल अल्फ़ा यानी a को 1 ही सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें a की जगह 1 पुट करें तो वापस ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करूँ, स्लाइड करूँ थोड़ा सा आगे, तो अब देखें आप यहाँ पे क्या हो रहा है। ये अगर आप मैं स्लाइड करूँ तो अब इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 पे मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ तो क्या होगा। अगर आप देखें यहाँ पे ये 1.5 था, अब ये 1.5 ये किसकी वैल्यू है, ये वाला जो ग्राफ है साइन की वैल्यू है, ये 1.5 साइन की वैल्यू है। ओके, अब अगर आप देखें यहाँ पे मैंने a2 सेट किया हुआ है, तो ये जो 2 है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये डबल हो जाएगा और उसमें x ऐड हो रहा है। तो एग्जांपल देखें, पहले मैंने आपको बताया था कि इस 1.5 पर साइन की वैल्यू 1 है, लेकिन अब हम उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, और उस पर x की वैल्यू अगर आप याद करें तो 1.5 थी। तो साइन की वैल्यू है 1, उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, उसमें x ऐड करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 1.5 है, तो 2 प्लस 1.5 3.5 हो जाएगा। तो आप नोट करें इस 1.5 पर अब कैपिटल Y की वैल्यू 3.5 हो चुकी है। इस तरह सारे पॉइंट्स में बढ़ चुका है। तो अगर आप नोट करें तो A की वैल्यू चेंज करने पर ये जो स्मॉल y है और कैपिटल Y में दूरी बढ़ गई। इस तरह अगर मैं क्या करूं, A को और बढ़ा दूं तो आप देखें दूरी और बढ़ गई। तो अब आप इसके ऊपर और कीजिएगा क्योंकि मैं A को कंटिन्यूसली चेंज करने लगा हूं। तो अगर मैं A को कंटिन्यूसली चेंज करूं तो आप देखें A जब नेगेटिव हो रहा है तो ये नीचे हो रहा है, A जब पॉजिटिव हो रहा है तो ये ऊपर हो रहा है। तो जैसे से x वही है, साइन x वही है, लेकिन जैसे से A चेंज हो रहा है वैसे वैसे कैपिटल Y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो कैपिटल Y की वैल्यू किस पे डिपेंड, कैपिटल Y की वैल्यू x पे तो डिपेंड कर ही रही थी, लेकिन A पे भी डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको रोक दें कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल 1.9 पे रोक दें, तो और से ये बात सुनिएगा क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल बात है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो यहाँ पे कैपिटल Y की वैल्यू ये है, अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो कैपिटल Y की वैल्यू ये है, अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो कैपिटल Y की वैल्यू ये है। लेकिन जैसे ही मैं अल्फा को चेंज करूँगा, जिसको मैंने यहाँ पे बोल दिया है, तो दोबारा से Y की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अगर मैं बोलूँ ये साइन x है और ये मैं बोलूँ कि ये x है, तो x और साइन x तो वही है, लेकिन जैसे जैसे a चेंज हो रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर मैं x को फिक्स कर दूं, यानी स्मॉल y को फिक्स कर दूं, और एटा को फिक्स कर दूं, और मैं अल्फा चेंज करूं, तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो y किसी फिक्स पाथ के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल y फिक्स कर दें, एटा फिक्स कर दें, तो उसकी वैल्यू a पे डिपेंड कर रही है। लेकिन हमें पता है कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो y की वैल्यू x पे भी डिपेंड कर रही है और अल्फा पे भी डिपेंड कर रही है। और y किसके इक्वल है, कैपिटल Y, जो रॉन्ग पाथ है। तो कैपिटल Y किसके इक्वल है, स्मॉल y प्लस अल्फा एटा x के इक्वल है। अल्फा एक पैरामीटर है जिसको चेंज करने से रॉन्ग पाथ कैपिटल Y, ओरिजिनल पाथ स्मॉल y जिसको हम मालूम करने जा रहे हैं उससे दूर होते जा रहे हैं। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2 पाई आपको नजर आता है जो कि 6 के थोड़ा सा आगे था। दोबारा से मैं आपको दिखा दूं, पाई होता है 3.142 पाई 6.28। तो यहाँ पे अगर देखें तकरीबन 6.2 के करीब ही आप लोगों को नजर आ रहा है। ओके, तो ये क्या है कैपिटल Y। हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क था कि वो स्मॉल y मालूम करें जिसके लिए ये वाला इंटीग्रल जो है उसके लिए मिनिमम वैल्यू आए। लेकिन अब हम स्मॉल y के बजाय यहाँ पे कैपिटल Y लिखेंगे। अब हम बोलेंगे कि वो कैपिटल Y मालूम करें जिसको यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास ये जो फंक्शनल है s, इसकी वैल्यू मिनिमम आए, जैसे मैक्सिमम भी हो सकती है। तो वो कैपिटल Y मालूम करें, वो कैपिटल Y मालूम करें, वो पाथ मालूम करें जिसके लिए इस s की वैल्यू क्या आए, मिनिमम आए। अब हमने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। पहले हमें स्मॉल y मालूम करना था, अब हमने कैपिटल Y मालूम करना है। तो बताएं इस इक्वेशन के साथ क्या किया जाए कि कैपिटल Y स्मॉल y के इक्वल होगा। तो जाहिर है अल्फा की जगह 0 पुट कर दिया जाए, क्योंकि अल्फा 0 पुट करेंगे ये टर्म गायब हो जाएगी, तो कैपिटल Y स्मॉल y के इक्वल होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आगे हमारे काम आएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट पढ़ें कि वी वांट टू फाइंड पर्टिकुलर कैपिटल Y दैट मेक्स एस अल्फा स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब वही है मैक्सिमम या मिनिमम या कोई तीसरी पॉसिबिलिटी भी है जो कि मालूम हो।
नोट दैट एस अल्फा नाउ डिपेंड्स ऑन अल्फा। आपको नजर आएगा इंटीग्रल के अंदर एक्स भी है और कैपिटल वाई के अंदर एक्स भी है और अल्फा भी है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ अल्फा पे डिपेंड कर रही है। तो उसकी रीजन क्या है, तो उसके लिए छोटी सी एग्जांपल कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये इंटीग्रल मालूम करो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और वो मालूम करो फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 3 तक, और ये इंटीग्रल को मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल आई, तो बताएं इस इंटीग्रल की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। आपको नजर आ रहा होगा एक्स पे डिपेंड कर रही है, लेकिन ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही। कैसे? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 1। एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करें 3, 3 का क्यूब होता है 27 डिवाइड बाय 3, माइनस 1 का क्यूब होता है 1 डिवाइड बाय 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27 में से 1 माइनस करें 26 डिवाइड बाय 3 आ गया। नोट करें आई की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। कांस्टेंट आने का क्या मतलब है कि आई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू डाल दूं ए, तो वो ए जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से, सब जगह ए आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो अब आप देखें इंटीग्रेशन की वैल्यू डिपेंड कर रही है ए के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये है इंटीग्रल ओवर एक्स, यहाँ पे भी है ये इंटीग्रल ओवर एक्स। तो एक्स के ऊपर इंटीग्रल आने की वजह से जहां जिस तरह यहाँ पे x आपको फाइनली नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये जाहिर है ये भी डेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन यहाँ पे x के ऊपर सम हो जाएगा। इंटीग्रल का मतलब है सम हो जाएगा, तो आपको x यहाँ पे फाइनल आंसर नजर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि कैपिटल Y की वैल्यू अल्फा पे डिपेंड कर रही है तो अल्फा बाहर नजर आएगा, क्योंकि कैपिटल y की वैल्यू अल्फा पे डिपेंड कर रही है। और ये सम ओवर x है, सम इंटीग्रल ओवर x है, इंटीग्रल ओवर अल्फा नहीं है। तो आखिरी जो आंसर आएगा आप देखेंगे कि उसमें अल्फा आ रहा होगा, तो दैट्स व्हाई s डिपेंड्स ऑन अल्फा नॉट ऑन x, क्योंकि ये है इंटीग्रेशन ओवर x। और अब अगर s अल्फा पे डिपेंड कर रहा है और अल्फा कोई नंबर है, और जैसे जैसे अल्फा चेंज होगा तो कैपिटल Y चेंज होगा, और जब कैपिटल Y चेंज होगा तो s की वैल्यू चेंज होगी। और कैपिटल Y कब चेंज हो रहा था, जब अल्फा चेंज हो रहा था। तो इसका मतलब है अल्फा चेंज होने से कैपिटल Y, और कैपिटल Y चेंज होने से अगर S चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा चेंज होने से S चेंज हो रहा है। तो यहां पे आप देखें कि S ओनली डिपेंड्स ऑन अल्फा। और अब इसका फायदा क्या है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग अ पैरामीटर अल्फा द प्रॉब्लम नाउ इज द सेम इन द एलिमेंट्री कैलकुलस, दैट इज फंक्शन इज स्टेशनरी एट पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव इज 0। तो s की वैल्यू अल्फा के साथ चेंज हो रही है। तो अगर हम s का अल्फा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, तो ये हमारे पास जैसे था वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव आप लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x, और वो पॉइंट जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा था, फॉर एग्जांपल x, अगर आपको पता है कि x इक्वल टू a पर फंक्शन स्टेशनरी हो रहा है, तो कंडीशन क्या थी स्टेशनरी की कि फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर आप यहां देखें तो पाथ, ये कैपिटल Y रॉन्ग पाथ है। ये ओरिजिनल पाथ के कब इक्वल होगा, जब अल्फा 0 होगा। तो अगर मैं इस s का डेरिवेटिव लूं रिस्पेक्ट टू अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू 0, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 0 पर आपके पास कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y के इक्वल होगी, और हमने ये कहा हुआ है कि स्मॉल y जो है वो इस इंटीग्रल को स्टेशनरी करेगा। वो स्मॉल y क्या है वो हमें मालूम करना है, लेकिन ये हमें पता है कि स्मॉल y की वैल्यू इस इंटीग्रल को स्टेशनरी करेगी। और स्टेशनरी की कंडीशन क्या होती थी आम कैलकुलस में, कि फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाए तो वो 0 होता है। और हमने अल्फा को इंट्रोड्यूस करके कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के प्रॉब्लम को आम जो एलिमेंट्री कैलकुलस थी जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है उस प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया है। यानी अब अगर आप s को देखें तो वो अल्फा पे डिपेंड कर रही है, और इस अल्फा इज इक्वल टू 0 पर आपके पास स्मॉल y आएगा, वो हमारे कर्व, वो हमारे इंटीग्रल को स्टेशनरी कर देगा। तो उसकी कंडीशन, वो जो पहले वाली कंडीशन थी, एग्जैक्टली वही कंडीशन यहाँ पे ओबे हो रही होगी कि अगर आप इस s का इंटीग्रल लें विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आना चाहिए। अब ये 0 आना चाहिए। अब मैं यहाँ इस डेरिवेशन को स्टॉप करके इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए जेबी मैरियन की एक एग्जांपल है 6.1 वो करता हूँ, ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। तो इस एग्जांपल में आपको कहा गया है कि एक फंक्शन है f इक्वल्स dy dx, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है f
वो है डी कैपिटल वाई डी एक्स स्क्वायर। ये गिवन है फंक्शन की, यहाँ पे फंक्शन जर्नली आपको बताया गया है और यहाँ पे ये स्पेसिफिकली आपको गिवन है। और इसमें यह बताया गया कि स्मॉल वाई जो है वो एक्स के इक्वल है, और इसमें आपको बताया गया ईटा एक्स साइन एक्स के इक्वल है, और आपसे कहा गया है कि एस अल्फा मालूम करें बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड 2 पाई, और शो करें कि स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एस अल्फा अकर्स फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 0 पे अकर कर रही है, लेकिन आपने स्पेसिफिकली शो करना है एंड शो दैट कंडीशन ds by d alpha at alpha is equal to 0 is also satisfied। तो ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ये उस बुक में नहीं है, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ आपसे कैलकुलेट करवा रहा हूँ ताकि चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाए। ओके, तो अगर आप याद करें कि कैपिटल वाई किसके इक्वल था, कैपिटल वाई इक्वल था स्मॉल वाई प्लस अल्फा एटा एक्स, ये आपने जहन में रखना है। कैपिटल वाई किसके इक्वल है, स्मॉल वाई प्लस अल्फा एटा एक्स। ओके, तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है भाई, हमें कैलकुलेट करना है s। तो s के लिए हमें क्या चाहिए, f। तो f हमें क्या गिवन है, डी वाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कैपिटल y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैपिटल y के लिए हमें चाहिए स्मॉल y जो कि हमें गिवन है यहाँ पे x, फिर आ गया हमारे पास अल्फा, फिर हमें चाहिए एटा x, ये हमें गिवन है साइन x। अगर आप याद करें ग्राफ, तो मैंने इसी ग्राफ को प्लॉट किया था बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ये हमारे पास है बिटवीन 0 एंड 2 पाई। इसकी क्या वजह है, क्योंकि हमने कहा था कि जो एंड पॉइंट्स हैं उन एंड पॉइंट्स पर एटा की वैल्यू को 0 होना चाहिए, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 2 पाई भी क्या होता है, 0 होता है, और एंड पॉइंट्स पे कैपिटल वाई की वैल्यू स्मॉल वाई को मैच करनी चाहिए। ग्राफ दोबारा देखिएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो कैपिटल वाई का डेरिवेटिव लेना है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा। अल्फा किसी एक कर्व के लिए अल्फा कांस्टेंट होता है। दोबारा से ग्राफ को देखें, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्मॉल वाई चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है साइन की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पे भी साइन जो है वो यहाँ पे ए यानी अल्फा 4.6 है, तो हर पॉइंट के लिए ए 4.6 है, यानी कि साइन एक्स में एक्स पुट करें, उसको 4.6 से मल्टीप्लाई करें प्लस एक्स करें, तो ये ए 4.6 की जगह आप 1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन आप नोट करें कि जैसे जैसे ए चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ए यानी कि अल्फा वो वेरिएबल तो है, लेकिन किसी एक खास कर्व की बात करेंगे, यानी अब मैंने इसको फिक्स कर दिए, तो इसमें एज की जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी, यानी कि किसी एक खास ट्रेजेक्टरी के लिए, किसी एक पाथ के लिए एज यानी अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। और अगर मैं अल्फा को 0 कर दूं, यहाँ पे आप देखो मैं ए को क्या करूं, चेंज करूं, कम करते जाऊं, तो जो गिवन कैपिटल वाई है यानी कि रॉन्ग पाथ वो राइट पाथ के करीब और करीब और करीब होता जा रहा है, और जब ए की वैल्यू 0 के करीब देखें होती जा रही है तो ये और करीब हो गए हैं, और जैसे ही ए की वैल्यू 0 को हिट करेगी तो आप देखें आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 0 पर आपका जो रॉन्ग पाथ है वो राइट पाथ के साथ मैच करना चाहिए, और अल्फा इज इक्वल टू 0 पर आपके पास एस अल्फा की स्टेशनरी वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो अल्फा कांस्टेंट है, ये बताने के लिए मैंने सारा काम किया है। अल्फा कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स, तो हम लोगों ने डी वाई डी एक्स मालूम कर लिया। अब एफ मालूम करेंगे। क्यों एफ मालूम करेंगे, क्योंकि हमें एस अल्फा मालूम करना है, और एस अल्फा मालूम करने के लिए हमें एफ चाहिए। तो एफ हमारे पास आ जाएगा डी वाई डी एक्स स्क्वायर्ड। तो डी वाई डी एक्स क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया 1 प्लस अल्फा कॉस एक्स, ये एक्स है, और इसका क्या आ रहा है स्क्वायर। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यह आ गया हमारे पास f। अब हमारा काम है एस अल्फा कैलकुलेट करना। तो एस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, एस अल्फा का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 f ऑफ y प्राइम, कैपिटल y प्राइम x dx। लेकिन इस केस में जो हमें f गिवन है वो कैपिटल Y प्राइम ही गिवन है, स्मॉल y और x यहाँ पे नहीं है, किसी खास केस में ऐसा हो सकता है। तो हमारे केस में जो x1 है इनिशियल पॉइंट वो 0 है, और जो फाइनल पॉइंट है वो 2 पाई गिवन है, ये 0 है ये 2 पाई गिवन है। और आपके पास जो कैपिटल स्मॉल f है, सॉरी हमारे पास जो फंक्शन है वो है 1 प्लस
2 अल्फा कॉस एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बार बार मैं क्यों अल्फा लिख रहा हूँ, एक्स डी एक्स। अब हमने ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, तो जब मैं इंटीग्रल इवेल्युएट करूँगा तो आपके पास ये है 0 to 2 पाई और ये 1 डी एक्स, आ गया 1 डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई कॉस एक्स, और ये अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट है। और अगर आप याद करें ये कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो जैसे मैंने पहले किया था इस कॉस स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और ये आ गया इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब 1 का इंटीग्रल होता है x, अपर लिमिट आ गई 2 पाई और लोअर लिमिट आ गई 0, प्लस 2 अल्फा, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन x, अपर लिमिट आ गई 2 पाई और लोअर लिमिट आ गई 0। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे प्लस अल्फा स्क्वायर, और पहले की तरह 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे है dx 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यह आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई dx प्लस आपके पास इंटीग्रल आ रहा है फ्रॉम 0 to 2 पाई cos 2x, और यहाँ पे आ गया dx, ये नहीं है, ओके, अपर लिमिट है 2 पाई और लोअर लिमिट है 0, तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस 2 अल्फा साइन 2 पाई पे कैलकुलेट करेंगे 0 होता है, फिर x का 0 पुट करेंगे ये भी 0 होता है, फिर आ गया अल्फा स्क्वायर, फिर आ गया ये 1/2, फिर आ गया यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन होता है x, और अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो ये भी आ जाएगा 2 पाई, और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, अपर लिमिट आ गई 2 पाई और लोअर लिमिट आ गई 0। जैसे मैंने पहले कैलकुलेट किया था, चेक करें, x की 2 पाई पुट करें, 2 to 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, और x की 0 पुट करें, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये वाली टर्म गायब हो गई। तो हमारे पास आ गया 2 पाई प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा स्क्वायर्ड पाई, तो आ गया हमारे पास एस अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा स्क्वायर्ड पाई। अब इसका क्या मतलब है, तो उसके लिए अगर मैं अल्फा की जगह 0 पुट करूं तो क्या आएगा, अल्फा की जगह 0 पुट करने पे यहाँ पे 2 पाई आएगा। अब देखें क्या अल्फा की जगह -1 पुट करूं, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो 2 पाई +1, अगर मैं अल्फा की जगह -1 पुट करूं तो 2 पाई -1 का स्क्वायर 1 प्लस पाई क्या आ जाएगा 3 पाई। इस तरह आप अल्फा की जगह कुछ भी पुट कर दें तो आपको नजर आएगा कि अल्फा की जगह कुछ भी पुट करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा अल्फा की जगह 0 पुट करने पर जो वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा आएगी। यानी कि इस अल्फा के लिए, यानी कि इस एस अल्फा के लिए जो वैल्यू आएगी वो हमेशा अल्फा की जगह 0 पुट करने पर जो वैल्यू आएगी उससे हमेशा ज़्यादा आएगी। यहाँ पे हम क्या करते थे, ये हमारे पास फंक्शनल है, उस फंक्शनल में क्या चाहिए y, वो y ये था, और उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होता था, f बनाना होता था, लेकिन इस केस में f गिवन था, f या तो बनाएंगे या f गिवन होगा, इस प्रॉब्लम में f गिवन था, और उसके लिए हमने s अल्फा कैलकुलेट किया, s अल्फा की वैल्यू ये आई, फिर हमने अल्फा की जगह 0 पुट किया, तो ये जो f 0 पुट करने पर जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू सबसे कम है। अगर अल्फा की जगह कुछ भी पुट कर लें स्वाय 0 के तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा s 0 से बड़ी ही आएगी, जिसका मतलब ये है कि इस इंटीग्रल की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब अल्फा 0 आएगा, इससे कम वैल्यू नहीं आ सकती। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, शो दैट स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एस अल्फा अकर्स एट फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0। स्टेशनरी वैल्यू को यहाँ पे मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम भी हो सकती थी या मिनिमम भी हो सकती थी, इस केस में मिनिमम आ रही है तो मिनिमम भी एक स्टेशनरी वैल्यू है। दूसरी चीज हमें क्या शो करनी थी, वो ये शो करना था कि शो दैट द कंडीशन ds बाई डी अल्फा इज ऑल्सो 0 एट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं भाई क्या ये फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ और ऑरेंज कलर लेके आता हूँ। ये हमारे पास s है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ds डी अल्फा में, इसका डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट से 2 पाई में कोई अल्फा नजर आ रहा है आप लोगों को, नहीं, तो 0 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 अल्फा आ जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव ले रहे हैं, पाई कांस्टेंट है, इसको रहने दें ऐसे ही। तो ये आ गया ds डी अल्फा। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है एट अल्फा इज इक्वल टू 0। जब अल्फा इज इक्वल टू 0 से कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा की जगह 0 आ गया, मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये 0 आ गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या कंडीशन थी कि अल्फा इज इक्वल टू 0 पर अगर s का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा तो वो 0 आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो आम कैलकुलस की बात करें तो df dx किसी पॉइंट पे अगर 0 आता था
तो हमारे पास जो ए था ये स्टेशनरी पॉइंट था, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है, यानी कि जहाँ भी मैक्सिमम या मिनिमम आएगा उस पॉइंट पर, उन स्टेशनरी पॉइंट्स पर फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे हमने इस तरह की मैथमेटिकल मस्ती की है कि s अब डिपेंड कर रहा है अल्फा के ऊपर, और जब अल्फा 0 आएगा तो जो रॉन्ग पाथ है, जब अल्फा 0 आएगा, यहाँ पे अल्फा जब 0 आएगा तो अल्फा जब 0 आएगा तो जो रॉन्ग पाथ है वो राइट पाथ के इक्वल होगा। तो बस सेंट्रल आइडिया ये है जो आपने सिर्फ याद रखना है कि जो s है वो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, और कंडीशन ये है कि अगर आप s का अल्फा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें और अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करें तो वो 0 आना चाहिए। बस ये बात फिलहाल जहन में रखें। ओके, अब हम आइलर लग्रांज इक्वेशन की तरफ दोबारा से आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कन्विंस किया है कि अल्फा इज इक्वल टू 0 पर s की स्टेशनरी वैल्यू है, और ये कन्विंस किया है कि अगर s का अल्फा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो 0 नहीं आता, जब अल्फा 0 पुट करेंगे तो तब उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। और ये कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास जो कि हम यूज करेंगे। ओके, तो वापस हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास कंडीशन है कि s का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास 0 आना चाहिए। और s क्या है, s हमारे पास है जो कि अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 f कैपिटल Y प्राइम x dx। हमें पता है कैपिटल Y x पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल Y प्राइम भी x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन फिलहाल मैं इन इंट्रिकेसीज में नहीं पढ़ रहा। अब s क्या है, तो s ये है, तो s को पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, s की जगह ये इंटीग्रेशन आ रहा है f कैपिटल Y प्राइम x dx। ओके, ये हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट्स कांस्टेंट हैं, तो हम इस डेरिवेटिव को डायरेक्ट से इस इंटीग्रेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। यह आ गया x1, यह आ गया x2। अब हम डेरिवेटिव को फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये होगा d/d अल्फा ऑफ द फंक्शन y प्राइम x। फिर हम क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 0 dx, और ये 0 के इक्वल होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब डेरिवेटिव में आपको अल्फा इनडायरेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कैपिटल Y में स्मॉल y भी शामिल था, अल्फा भी शामिल था, ईटा भी शामिल था, तो अल्फा यहाँ मौजूद है। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो उसके लिए आप याद करें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, लेकिन x इटसेल्फ t पे डिपेंड कर रहा होता था। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि f डायरेक्ट से t पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप लोग यहाँ पे यूज करते थे चेन रूल, f का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x और x का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t। लेकिन अगर ये फंक्शन फॉर एग्जांपल z और ये डिपेंड करता हो x, और x खुद डिपेंड करता हो t पे, और y खुद डिपेंड करता हो t पे, तो अब क्या होगा। तो उसके लिए अगर मैं कहूँ कि भाई डेरिवेटिव लो z का विद रिस्पेक्ट टू फॉर एग्जांपल t, तो आपको पता है कि यहाँ f दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव जब आएगा विद रिस्पेक्ट टू f का विद रिस्पेक्ट टू x, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे अगर आप टोटल डेरिवेटिव लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, क्योंकि x सिर्फ फंक्शन है t का, प्लस टोटल डेरिवेटिव अगर मालूम करना हो तो प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और y t पे डिपेंड कर रहा है तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। इससे अगर एक और फंक्शन भी होता तो उस तरह को यहाँ पे भी ऐड कर देते। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शन y पे डिपेंड कर रहा है, y प्राइम पे डिपेंड कर रहा है, और x पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप y को देखें तो y स्मॉल y उसमें आ रहा है, x आ रहा है, y की वैल्यू अगर आप याद करें तो x पे डिपेंड करती थी और अल्फा पे डिपेंड करती थी। तो ये जो y है इसमें अल्फा मौजूद है, तो ये जो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इस तरह चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास है x1 x2, और क्योंकि f तीन चीज़ों का डेरिवेटिव, क्योंकि f तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये y आ रहा है। जैसे यहाँ पे जब आ रहा था x तो पहले लिया था पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे f का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y। लेकिन y किस पे भी डिपेंड करता है, y डिपेंड करता है अल्फा के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे अल्फा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ओवरऑल डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट से। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं बताई, और वो है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए।
यहाँ टोटल डेरिवेटिव था और यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है। उसकी रीज़न क्या है, मैंने बताया था कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ओवर एक्स है तो सिर्फ अल्फा बाहर रह जाएगा, ऊपर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं इस डेरिवेटिव को इधर अंदर लेके आया तो टोटल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव में क्यों चेंज हो गया, क्योंकि जो इंटीग्रेंड में जिसके ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है वो f है, और f जो है y का, y प्राइम का और x तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आया। लेकिन जब पूरा इंटीग्रल है वो सिर्फ अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू अल्फा है। यहाँ पे f जो है y पे डिपेंड कर रहा है, y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, y जो है वो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। ओके, वापस आते हैं यहाँ पे, f का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, f का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y और y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। लेकिन अगली टर्म भी मौजूद है y प्राइम, तो इस f का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम और y प्राइम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, क्योंकि अगर y की वैल्यू y प्लस अल्फा ईटा एक्स है, अगर मैं इसको यहाँ पे, चले मैं आपको थोड़ी देर बाद ये बताता हूँ। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास f है, इसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x और फिर x का डेरिवेटिव आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होनी चाहिए आखिर में अल्फा इज इक्वल टू 0 पर dx। लेकिन क्या x अल्फा पे डिपेंड करता है? क्या x अल्फा पे डिपेंड करता है? नो, x अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस वजह से ये वाली जो टर्म होगी x रिस्पेक्ट टू अल्फा ये 0 हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी। तो आप लोगों को सिर्फ ये वाली दो टर्म नज़र आएंगी जो कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि y की वैल्यू क्या है, तो y अगर आप याद करें उसकी वैल्यू अल्फा पे डिपेंड करती थी, x पे डिपेंड करती थी। बाय द वे जो यहाँ पे सिर्फ खाली yx लिखा हुआ है ये टेलर की नोटेशन है, टेलर ने सिर्फ x लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप JB मेरियन में देखें तो x अल्फा लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ x अल्फा भी आना चाहिए था, पता नहीं टेलर ने क्यों लिखा है। तो ये हमारे पास आ गया y अल्फा x प्लस अल्फा एटा x, और अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो y अल्फा x फर्स्ट डेरिवेटिव में ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, जो कि आ जाएगा y प्राइम x, और ये अल्फा कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और एटा प्राइम x आ जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक कर्व की बात कर रहा हूँ, एक y और एक एटा की बात कर रहा हूँ, उसके लिए ये अल्फा कांस्टेंट। अब अगर आप इसको देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो अल्फा क्या पहली टर्म में अल्फा मौजूद है? नहीं, तो 0 हो जाएगी। दूसरी टर्म में एटा एक्स जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा एटा एक्स। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 होता है। यहाँ पे भी आप देखें ये आएगा डेल्टा वाई पार्शियल डेरिवेटिव वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, क्या पहली टर्म में अल्फा मौजूद है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 0। दूसरी टर्म में अल्फा मौजूद है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या हो जाएगा? 1, बाकी रह जाएगा एटा प्राइम, यानी वो कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट हो रहा है पार्शियल डेरिवेटिव का ये कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा की वैल्यू मालूम की, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, इसलिए आ जाएगा एटा x, फिर पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, कैपिटल y हैं सारे, कैपिटल Y, इसकी जगह आ जाएगा एटा प्राइम x, और इसको हमने कैलकुलेट करना है एट अल्फा इज इक्वल टू 0। आखिर में जब कैलकुलेट कर लेंगे तो अल्फा की जगह 0 पुट करेंगे, और ये आना चाहिए 0। ये 0 क्यों आ रहा है? ये शुरू से आ रहा है, ये कंडीशन है। ओके, अब थोड़ा सा एक मसला आ गया यहाँ पे, और वो मसला ये है कि यहाँ पे आ रहा है एटा और यहाँ पे आ रहा है एटा प्राइम। हमें किसी तरह से इस एटा प्राइम को एटा में कन्वर्ट करना है। इस तरह की चीज़ें फिजिक्स में और भी जगहों पे आती हैं जहाँ पे हमें डेरिवेटिव को गायब करना होता है। तो हमें यहाँ पे एटा नज़र आ रहा है, यहाँ एटा प्राइम नज़र आ रहा है, इस एटा प्राइम को गायब करना है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो मैं सिर्फ सेकंड टर्म को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेकंड टर्म कंसीडर करने जा रहा हूँ। सेकंड टर्म है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। तो इंटीग्रेशन है x1 टू x2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Y प्राइम एटा प्राइम x और dx, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ dx भी आता है। अगर इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी आएगा तो यहाँ भी dx आएगा।
अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद करें क्या होता था, अगर u है, v है, dx है, तो होता था फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला था। फर्स्ट फंक्शन u यहाँ पे है, u की जगह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, ये हमारा u है। सेकंड फंक्शन एटा x, ये हमारा v है। फॉर्मूला क्या है, पहले फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखो, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम को हम वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या है हमारे पास एटा प्राइम x dx। उसके बाद क्या है हमारे पास माइनस साइन, उसके बाद क्या है हमारे पास इंटीग्रल x1 से x2। उसके बाद क्या है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका, फर्स्ट फंक्शन का। और फर्स्ट फंक्शन हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम। उसके बाद क्या है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या है सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन हमारे पास है ईटा प्राइम x, तो ये ईटा प्राइम x आ गया dx, और ओवरऑल भी क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ये वाला dx इस बड़े वाले इंटीग्रल पे। अब पुरानी बात याद करें, अगर कहीं पे होता था y प्राइम x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, तो y प्राइम की बात करें तो ये होता है dy dx, और यहाँ पे हो रहा है dx। y प्राइम क्या डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, dx और dx कैंसिल हो गया, और ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल भी एक दूसरे को खा जाएंगे, तो खाई रह गया y। तो y प्राइम का अगर आप इंटीग्रल लें विद रिस्पेक्ट टू x तो खाली y आएगा। तो एटा प्राइम का अगर आप इंटीग्रल लेंगे इसी लॉजिक से, एटा प्राइम होगा d डेरिवेटिव ऑफ एटा विद रिस्पेक्ट टू x, dx और dx कैंसिल हो जाएगा, खाली d एटा रह जाएगा, इंटीग्रल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, और ये आ जाएगा हमारे पास एटा x। जैसे y प्राइम का डेरिवेटिव y प्राइम का इंटीग्रल y है, तो एटा प्राइम का इंटीग्रल भी एटा आ जाएगा। और इस सब को कैलकुलेट करेंगे x1 से x2 तक, माइनस ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2, ये है हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, और ये दोबारा से क्या आ गया इंटीग्रल ऑफ एटा प्राइम। तो जैसे यहाँ इंटीग्रल ऑफ एटा प्राइम खाली एटा था, तो यहाँ भी आ जाएगा एटा, और ये आ गया dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि होगा एटा x1, फिर आपके वहाँ पे आएगा एटा x2, यहाँ पे आएगा फिर लोअर लिमिट एटा x1। तो अगर एटा x2 पुट करेंगे और एटा x1 पुट करेंगे, तो आप लोग ऊपर कंडीशन याद करें कि x1 और x2 क्या थे, एंड पॉइंट्स, और एंड पॉइंट्स पे हमने क्या सेट किया था, एंड पॉइंट पे हम लोगों ने सेट किया था कि एटा की वैल्यू एंड पॉइंट्स पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मैंने कहा था ये जहन में रखिएगा क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज़ करेंगे, इसके बाद डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एटा x1 और एटा x2 दोनों क्या होने चाहिए, 0। तो इसके अपर लिमिट जब पुट करेंगे एटा x2 आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे एटा x1 आएगा, और दोनों 0 आएंगे, तो ये वाली हमारी टर्म हो गई गायब। अगर ये वाली टर्म गायब हो गई तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, हमारे पास बाकी रह गया सिर्फ ये, और ये जो है ये कहाँ से आया था, ये हमारी सेकंड टर्म थी, तो इसको मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ। तो ये हम कहाँ से चले, हम चले यहाँ से, s का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू अल्फा होना चाहिए, s की जगह हमने इंटीग्रल पुट किया, फिर हमने डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई किया, और उसके बाद हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए, फिर कैपिटल Y की डेफिनेशन यूज़ की। उसके बाद हम लोगों ने हमको नज़र आया कि एक एटा आ रहा है, एक एटा प्राइम आ रहा है, तो ये जो हमारा एटा प्राइम है हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो हमने ऐसी मैथमेटिकल मस्ती की कि एटा प्राइम अब आपको कहीं नज़र नहीं है आ रहा, एटा ही नज़र आ रहा है, एटा x। ये जो हमारे पास टर्म थी, जो ये वाली टर्म है, और ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह जो कि ये है मैं ये पुट करूँगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म x1 टू x2, उसके बाद आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Y, फिर उसके बाद है एटा x, वो मैं नहीं लिख रहा अभी, माइनस फिर है इंटीग्रल ऑफ x1 टू x2, क्योंकि उसके बाद ये वाली टर्म थी, इस टर्म की जगह ये आ जाएगा, उसमें भी आ रहा है इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2, और उसको मैं कॉमन लेके बाहर लेके आ जाता हूँ। उसके बाद आ रहा है d ओवर dx, ये है d ओवर dx। उसके बाद आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एटा x,
वो एटा एक्स यहाँ पे लिखना चाहिए, एक एटा एक्स यहाँ पे था और उसके बाहर आ रहा है हमारे पास डी एक्स। तो ये हमारी दूसरी जो टर्म है उसी का ये कुछ आ गया, माइनस साइन यहाँ पे आ गया। अब एटा एक्स यहाँ पे भी है, एटा एक्स यहाँ पे, एक चीज़ मैंने मिस कर दी और वो है कि हमारे पास अल्फ़ा 0 होना चाहिए। इन दोनों में से एटा एक्स कॉमन आ रहा है, तो एटा एक्स को हम लेंगे यहाँ से कॉमन और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 पार्शियल डेरिवेटिव f रिस्पेक्ट टू कैपिटल Y माइनस d ओवर डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Y प्राइम। दोनों में से x कॉमन ले लें और हमारे पास अल्फा क्या आना चाहिए 0 dx। अब हम तैयार हैं लिमिट अप्लाई करने के लिए। ये जो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 0 था, कैपिटल Y क्या था, कैपिटल Y था हमारे पास स्मॉल y प्लस अल्फा एटा। अगर अल्फा को 0 पुट कर दिया जाए तो ये टर्म गायब हो जाएगी, कैपिटल Y की जगह स्मॉल y आ जाएगा। तो यहाँ जहाँ कैपिटल Y है वहाँ स्मॉल y लिख दें, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Y की जगह आ गया स्मॉल y माइनस d ओवर डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Y प्राइम की जगह आ जाएगा स्मॉल y प्राइम और बाहर आ रहा है एटा x dx। तो हर जगह अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 साथ चल रहा था और अब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की है। याद करें किसी ज़माने में आपके पास था dy ओवर dx और अगर y की जगह आ रहा है फॉर एग्जांपल x स्क्वायर और आपसे कहा जाता था कि इसको कैलकुलेट करें x इज इक्वल टू 4 पर, तो पहले आप लिमिट पुट नहीं करते थे और जब आप इसको कैलकुलेट करते थे तो आखिर में x की जगह फॉर एग्जांपल 4 या जो भी लिमिट होती थी पुट करते थे। तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले डेरिवेटिव अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आखिर में जो लिमिट है वो पुट कर रहे हैं, जैसे पहले आम कैलकुलस में था यहाँ पे भी वैसे ही है। अब फाइनली एक छोटी सी ट्रिकी बात, पहले मैं इसको सेंट्रल आइडिया बयान कर दूँ और थोड़ा सा फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, और वो ये है कि इन दो फंक्शंस का, एक ये है और एक ये है, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। लेकिन इसमें एटा जो है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे मैंने जैसे मैं शुरू में एग्जांपल की थी वहाँ साइन एक्स था, लेकिन इस साइन एक्स के बजाय एक्स स्क्वायर हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, ये एप्सिलॉन ई टू द पावर एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो 0 नहीं हो सकता। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है और हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं फ्रॉम x1 to x2 और उन सब जगह पर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो उसके लिए लाजमी है कि हमारे पास ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि आर्बिट्रेरी है, तो ये जो फंक्शन है इसको 0 होना चाहिए। तो इसको 0 होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो अगर हमारे पास है दो पॉइंट्स के दरमियान फॉर एग्जांपल एफ एक्स जी एक्स का प्रोडक्ट 0 है और हम ये कहते हैं कि जी एक्स जो है वो आर्बिट्रेरी है, यानी कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर आप दो फंक्शन का प्रोडक्ट देखें और वो 0 के इक्वल है जिसमें जी एक्स कुछ भी है, तो अगर आप हर पॉइंट पे देखें तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। तो फॉर एग्जांपल ये जी एक्स है, इस पॉइंट पे ये जी एक्स है और इस पॉइंट पे भी इनके प्रोडक्ट को 0 होना है, इस पॉइंट पे भी इनके प्रोडक्ट को 0 होना है, इस पॉइंट पे भी इनके प्रोडक्ट को 0 होना है, इस पॉइंट पे भी इनके प्रोडक्ट को 0 होना है, इस पॉइंट पे भी इनके प्रोडक्ट को 0 होना है। सारे पॉइंट्स पे इनका प्रोडक्ट अगर 0 होना है तो वो उसी वक्त होगा जब हर पॉइंट पे एफ एक्स क्या हो 0। अगर किसी एक पॉइंट पे फॉर एग्जांपल एफ एक्स ऐसा हो जाए, ये एफ एक्स आ जाए, तो इस पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है और जी एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसी एक पॉइंट पे भी अगर एफ एक्स नॉन 0 हो तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इस पॉइंट पे 0 नहीं होगा। जब सब जगह सम करेंगे तो सम करने पर हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा। लेकिन आप देखें ये 0 यहाँ राइट साइड पे है, ये कहाँ से है, ये हम शुरू से लेके आ रहे हैं, ये कंडीशन से है कि डी एस ओवर डी अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू 0 शुड बी 0। तो ये राइट साइड पे 0 है और यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो 0 का इक्वल आ रहा है, जिसमें एटा 0 नहीं है। तो हर पॉइंट पे इस पूरी चीज़ को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये पूरी चीज़ है, ये क्या है, ये ही है वो चीज़ जिसकी हमें तलाश है, यानी कि ये है आयलर लग्रांज इक्वेशन, जिसको हम सिर्फ यहाँ पे बोलेंगे आयलर इक्वेशन, खाली आयलर इक्वेशन। और अगर इसको किसी फिजिकल सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया जाए तो उसको आयलर लग्रांज इक्वेशन कहते हैं। बहरहाल जो हमारी टेलर की बुक है, जो मेन बुक है, उसमें इसको आयलर इक्वेशन ही बोला हुआ है। अब इस इक्वेशन से क्या होगा, हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल फ्रॉम एफ ऑफ वाई वाई प्राइम
x, इसके अंदर वो y मालूम करें जो इस इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज कर दे, यानी मिनिमाइज कर दे या मैक्सिमाइज कर दे। वो y कहाँ से आएगा? उसके लिए आपको हर पाथ, यानी कि 2 पॉइंट के दरमियान कितने सारे पाथ पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल हैं। तो हर एक के लिए कौन बैठ के ये इंटीग्रल कैलकुलेट करता रहेगा? जाहिर है कोई भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑल्टरनेट तरीका आ गया है कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस थिंग, हम लोगों ने इसी इक्वेशन के साथ जो मैथमेटिकल मस्तियाँ की हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे उससे हमारे पास वो पाथ आएगा, वो y आएगा जो कि इस इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज करेगा। यानी इस इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज करने के लिए हम लोगों ने जो मेथड डेवलप किया है वो ये है कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको बोलते हैं आयलर लग्रांज इक्वेशन या खाली आयलर इक्वेशन। और वो इस बात, ये जो इक्वेशन है जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन उस पाथ को मालूम करेगी जो इस इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज करेगी। क्या मैक्सिमाइज करेगी या मिनिमाइज करेगी? नहीं, ये नहीं बता सकते, उसके लिए आपको अलग टेस्टिंग की जरूरत है, लेकिन हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। वो अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें पढ़ेंगे। फिजिक्स के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हम वो पाथ मालूम करें और अपने एक्सपीरियंस से हम ये बता सकते हैं कि ये पाथ मिनिमम पाथ होगा या मैक्सिमम पाथ होगा। तो आज के जो लेक्चर है इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमें इस इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज करना है उसके लिए हमें y-x मालूम करना है, और उस y-x को मालूम करने के लिए जो इक्वेशन हमने डेवलप की है वो आयलर इक्वेशन है। उस आयलर इक्वेशन को देखें कि हमारे पास जो f था वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। एक हमारे पास y पे डिपेंड कर रहा था, एक y प्राइम पे डिपेंड कर रहा था और x पे डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे ये इक्वेशन ज़हन में रखने के लिए बता रहा हूँ कि f का पहले पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, फिर लिख रहे हैं दरमियान, फिर एक दफ़ा f का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, और इस चीज़ का टोटल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जो है ये सिंपल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा होगा। तो इटसेल्फ f पे भी डिपेंड कर रहा है, f y प्राइम पे भी डिपेंड कर रहा है और x पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब f का विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम डेरिवेटिव लेंगे तो जो भी चीज़ आएगी वो x पे डिपेंड करेगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा वो टोटल डेरिवेटिव आएगा, इन सिंपल डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि f का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, इस f का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, और ये वो पूरी चीज़ है, इसको इसमें से माइनस करें तो ये 0 आना चाहिए। और ये जो इक्वेशन बनी है इससे y मालूम होगा और वो y इस हमारे इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज करेगा, आमतौर पर मिनिमाइज करेगा। तो आज के लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया है आप इसको लाजमी इसको इन स्टेप्स को रिप्रोड्यूस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद एक दफ़ा डेरिवेशन करने की कोशिश कीजिएगा, और अगले क्लास में हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे।